गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बृहन्मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग में आप सभी कक्षा 9 के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हमारा जो विषय है विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1, इसमें हम लोग हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 अम्ल क्षारक तथा लवण, ये पार्ट हमारा हो चुका है। आज हम लोग इसका पुनरावर्तन करने वाले हैं। पुनरावर्तन अर्थात इसका हम लोग रिवीजन करेंगे। जो जो इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स है उसका हम लोग एक बार आज रिवीजन करेंगे। मेरा नाम नेहा सिंह है, मैं प्रभा देवी मनपा माध्यमिक स्कूल से हूँ। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम लोग जो भी चीजें खाते हैं जनरली जो स्वाद के प्रकार होते हैं, जब भी हम लोग कोई चीज खाते हैं तो हम लोग उसका टेस्ट बताते हैं कि वो कैसा है। कोई भी चीज खाने पे तो हम लोगों को जो स्वाद के प्रकार हम लोगों को मालूम होते हैं, वो खट्टा होता है कोई चीज जिसे हम लोग खाते हैं, या कोई चीज मीठी होती है, या कोई नमकीन होती है, या कोई चीज कसैली होती है। तो जनरली स्वाद के यही 4 प्रकार होते हैं। जो भी चीजें हम लोग खाते हैं वो इन्हीं 4 स्वादों के प्रकारों में कैटेगराइज होते हैं। और हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में बच्चों बहुत सारी चीजें खाते हैं। मतलब जैसे हम लोग अब जैसे हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, बटर खाते हैं, बहुत सारी चीजें खाते हैं। तो हर चीज का जो टेस्ट होता है वो एक दूसरे से अलग होता है। हम लोग हर चीज जो भी खाते हैं सबका टेस्ट सेम तो नहीं होता। सब चीज मीठी या सब चीज खट्टी नहीं होती। सबके टेस्ट में कुछ ना कुछ वेरिएशंस आप लोगों ने देखा होगा। कुछ चीज खट्टी होती है, कुछ चीज आंवले जैसी थोड़ी सी और ज्यादा एकदम ज्यादा खट्टी वाली चीज होती है। कुछ जेली टाइप चीजें होती है। जेली का आप लोगों ने टेक्सचर देखा है ना, वो सॉलिड रहता है ना लिक्विड रहता है। फिर बादाम जैसा कुछ चीजें कठोर होती हैं, या तो कुछ भिंडी जैसी चिपचिपी होती है। तो हर जो चीज हम लोग हमारी डे टू डे लाइफ में खाते पीते हैं, या हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, उनका जो स्वाद होता है वो अलग अलग होता है। प्लस उनके टेक्सचर्स भी जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो वैज्ञानिकों ने जब इन जो चीजें हैं या क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से इन सब वस्तु हैं, इन सब वस्तुओं को जब उन्होंने उन पर शोध किया, तो शोध करने के बाद उनको ज्ञात हुआ कि उन्होंने इन वस्तुओं को या इन सब को दो कैटेगरी में पदार्थों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, अम्लीय घटक और क्षारीय घटक। कुछ ऐसे पदार्थ थे जिसमें अम्लीय घटक थे तो उनको अम्ल की कैटेगरी में डिवाइड किया, और कुछ ऐसे पदार्थ थे जिनमें क्षारीय घटक थे तो उनको क्षार के कैटेगरी में डिवाइड किया। ठीक है, क्षार या फिर हम लोग इसको भस्म भी कहते हैं। तो अब ये अम्ल और क्षार क्या होता है आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा ही है, बट आज इसका हम लोग एक बार फिर से रिविजन करने वाले हैं। हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे नींबू जैसी खट्टी चीजें, इमली, नमक, छाछ, तेल, संतरा, दूध, टमाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फिटकरी, पानी, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो हर चीज हम लोग देख कर या टेस्ट करके हर चीज नहीं बता सकते कि ये अम्ली होगी, ये क्षारीय होगी, है ना। हर चीज हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं, हर चीज का हम लोग टेस्ट नहीं ले सकते हैं। तो कैसे पता करेंगे कि कौन सी चीज अम्लीय कैटेगरी में आती है या कौन सी चीज क्षारीय कैटेगरी में आती है, तो ये कैसे पता करेंगे। तो फिर उसके ऊपर भी वैज्ञानिकों ने कुछ शोध किया। उसके बाद लिटमस पेपर का निजात हुआ। लिटमस पेपर के बारे में आप लोगों ने पिछली कक्षा में आपके पढ़ा था कि लिटमस जो कागज होता है उसके सहायता से हम लोग किसी भी पदार्थ के बारे में ये ज्ञात कर सकते हैं कि वो अम्लीय प्रकृति का है या भास्मिक प्रकृति का है। ये एक तरीके से सूचक होता है जो हम लोगों को बताता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है कि भास्मिक है। अब जब कोई पदार्थ अम्लीय होता है तो जब हम लोग ब्लू लिटमस डालते हैं, जैसे उस पदार्थ के विलयन में जब हम लोग ब्लू लिटमस डालते हैं तो ब्लू लिटमस का कलर जो होता है वो चेंज होकर रेड हो जाता है। जब हम लोग ब्लू लिटमस डालेंगे तो उसका कलर चेंज होकर रेड हो जाता है, जिससे हम लोगों को मालूम पड़ जाता है कि वो पदार्थ की प्रकृति क्या है, वो अम्लीय है। इसके विपरीत अगर हम लोग रेड लिटमस डालेंगे अम्लीय विलयन में,
तो उसका कोई कलर नहीं चेंज होगा। रेड का कलर रेड ही रहेगा और ब्लू का कलर रेड हो जाता है। ठीक है, इससे हम लोग याद कर सकते हैं कि वो जो पदार्थ है उसकी प्रकृति अम्लीय है। भास्मिक प्रकृति के लिए, भास्मिक प्रकृति के किसी विलयन में अगर हम लोग जब लिटमस पेपर, रेड कलर का लिटमस पेपर डालेंगे तो उसका कलर चेंज होके ब्लू हो जाएगा। इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि वो जो पदार्थ है उसकी प्रकृति क्या है, भास्मिक है। या तो दूसरा तरीका भी है पता करने का, आप ब्लू कलर का लिटमस इसमें डालेंगे तो ब्लू कलर का लिटमस जो होगा उसका कोई कलर नहीं चेंज होगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये पेज नंबर 58 पे आपको सारणी दी गई है। सारणी में आप लोगों को यौगिकों के नाम दिए हैं, उनके अणुसूत्र दिए हैं, उनका क्षारीय मूलक, अम्लीय मूलक, और इसके आधार पे हमको बताना है यौगिकों का प्रकार क्या है। तो जब ये सारणी हम लोगों ने पिछली बार भी फिल की थी, आप लोगों को याद होगा, तो हम लोगों ने देखा था कि जो ऊपर के कुछ तत्व है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, बेरिक अम्ल, इसके जो क्षारीय मूलक है आप लोग देखोगे H+ इनके क्षारीय मूलक हैं। और इसके बाद के कुछ जो यौगिक हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनके जो अम्लीय मूलक हैं वो कौन से हैं, OH- है। इनके अम्लीय मूलक OH- है। और इसके लास्ट के जो आपको 3-4 दिखेंगे, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, ना इनके क्षारीय मूलक H+ है, ना अम्लीय मूलक OH- है। तो ये जो हम लोगों को ये जो तख्ता है, ये टेबल है, इसमें जहां तक हम लोगों को क्षारीय मूलक H+ दिख रहा है, ये सब जो यौगिक होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और जिन यौगिकों के अम्लीय मूलक OH- है, उनकी प्रकृति क्या होती है, भास्मिक होती है। और जिन यौगिकों के क्षारीय मूलक ना ही H+ आयन है, ना ही अम्लीय मूलक OH- है, उनकी प्रकृति उदासीन होते हैं। ना ही वो अम्लीय होते हैं, ना ही वो भास्मिक होते हैं, उनकी प्रकृति उदासीन होती है। आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक आपने 8th स्टैंडर्ड में भी आयनिक यौगिक के बारे में पढ़ा है। आयनिक यौगिक एक पुनरावलोकन, जनरली हम लोगों को मालूम है आयनिक यौगिक के अणु जो होते हैं वो 2 घटकों से बने होते हैं। एक होता है धनायन, मतलब केटायन या धनायन या क्षारीय मूलक भी आप कह सकते हैं। दूसरा जो घटक होता है एनायन, ऋणात्मक आयन या अम्लीय मूलक। इन दोनों को ही इन दोनों घटकों से ही आयनिक यौगिक बना हुआ होता है, एक धनायन से और एक ऋणायन। धनायन और ऋणायन, इनके बीच के जो आकर्षण बल होता है, इसी के कारण आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, इन आयनों पर विपरीत विद्युत आवेश होने के कारण इनमें आकर्षण बल कार्यरत होता है, इसे आयनिक बंध कहते हैं। ठीक है, जो आयनिक यौगिक वो इस वजह से बनता है, दो विपरीत आयनों की वजह से, धनायन और ऋणायन, इन विपरीत विद्युत आवेश होने के कारण इनके बीच में एक आकर्षण बल कार्यरत करता है, जिससे इनके बीच में आयनिक बंध बनता है, जिसके कारण ये आयनिक यौगिक बनता है। केटायन एक धनावेश और एनायन एक ऋणावेश है, इनके बीच का आकर्षण बल एकल आयनिक बंध कहलाता है। तो ये जो आयनिक यौगिक है, ये धनायन और ऋणायन के बीच के जो आकर्षण, जैसे अपोजिट हैं, वो लोग अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और अट्रैक्ट करके वो लोग अपने बीच में एक बॉन्ड बनाते हैं, जिसके कारण आयनिक यौगिक बनता है। इसका हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल सबसे इजी और सिंपल है, NaCl का एग्जाम्पल। NaCl सोडियम क्लोराइड, ये कैसे बनता है, NaCl सोडियम और क्लोराइड कैसे आपस में मिलते हैं और कैसे बनता है, ये एग्जाम्पल से हम लोग जरा समझने की कोशिश करते हैं। Na का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है, और Na की बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, और उसकी बाह्यतम कक्षा में आप लोग देखेंगे लास्ट वाली जो कक्षा है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो जो सोडियम है, सोडियम को स्टेबल होने के लिए या अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार ले ले, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। ठीक है, ये 2 ऑप्शन है इसके पास। वैसे ही क्लोरीन के पास भी 2 ऑप्शन है, या तो ये अपने
अष्टक पूर्ण करने के लिए या स्टेबल होने के लिए ये बाह्यतम कक्षा के 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या तो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो इजी काम क्या होगा, इजी काम सोडियम के लिए होगा कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, जिससे उसकी बाह्यतम कक्षा क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी और वह अष्टक ग्रहण कर लेगा। उसी प्रकार क्लोरीन क्लोरीन के लिए भी इजी काम क्या होगा, वो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो 7 इलेक्ट्रॉन देने में ज्यादा एनर्जी जाएगी, बेटर है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। तो सोडियम क्या करता है, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्लोरीन को दे देता है। तो इस प्रकार से सोडियम जो होता है वह भी स्टेबल हो जाता है, अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है, और 1 इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद क्लोरीन भी अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है, और इसके कारण दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है। और इस प्रकार से NaCl, ये जो नमक जो हम लोग डे टू डे लाइफ में खाते हैं, वो इस प्रकार से बनता है। चित्र के माध्यम से भी समझ लीजिए, आपके बुक में है, ये पेज नंबर 59 पे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। 11 है मतलब इसकी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन का ये त्याग कर देगा तो इसकी बाह्यतम कक्षा में, इसकी बाह्यतम कक्षा का वो इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण हो जाएगा 2 8। उसी प्रकार क्लोरीन की आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक संरूपण है 2 8 7। बाह्यतम कक्षा में अगर इसको किसी से इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका बाह्यतम कक्षा पूर्ण हो जाएगा और ये बन जाएगा 2 8 8। तो इस प्रकार से सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है और इनके बीच में बंध बन जाता है, जिससे ये सोडियम क्लोराइड नमक जो ये यौगिक है ये बनता है। ठीक है। पूर्ण अष्टक होने वाला इलेक्ट्रॉनिक संरूपण स्थिर स्थिति दर्शाता है, Na+Cl-। इन विपरीत आयनों में आयनिक बंध निर्माण होने के कारण स्थिर आयनिक यौगिक NaCl बनता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आयनिक यौगिकों का वियोजन। वियोजन का अर्थ होता है बच्चों ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक जो होते हैं वो टूटकर छोटे कणों, परमाणुओं या आयनों में के रूप में बदल जाते हैं, जो अपने जलीय विलयन में या में टूटकर छोटे कणों या परमाणुओं में या आयनों में बदल जाते रूप में बदल जाते हैं, उसको हम लोग वियोजन कहते हैं। एक तरीके से टूटना, अपने जो मूल रूप है या जो उनका आयनिक जो बंध होता है वो टूटकर उनके जो छोटे छोटे यौगिक या छोटे कणों में वो टूट जाते हैं। जब आयनिक यौगिक पानी में घुल जाता है तब उसका जलीय विलयन बनता है। ठोस आयनिक यौगिकों में विपरीत आवेश वाले आयन एक दूसरे से अबाध्य होते हैं। आयनिक यौगिकों में अभी आप लोगों ने देखा कि विपरीत आवेश वाले जो आयन्स होते हैं वो एक दूसरे से अबाध्य होते हैं। जब कोई आयनिक यौगिक पानी में घुलने लगता है तब पानी के यौगिक के आयनों के बीच जाकर एक दूसरे से अलग करते हैं, अर्थात जलीय विलयन बनते समय यौगिकों का वियोजन होता है। जब आयनिक यौगिकों को हम लोग पानी में डालते हैं तब उसके जलीय विलयन में जो उसके आयन्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उनका वियोजन होता है। इस प्रकार आप लोग आकृति में देख रहे हैं, जैसे नमक का एग्जाम्पल लिया है। नमक को जब पानी में मिक्स करते हैं तो ये दोनों जो NaCl है ये अलग अलग हो जाता है Na+ और Cl- के रूप में। विलयन में अलग हुए प्रत्यक्ष आयनों को चारों ओर से पानी के अणु घेर लेते हैं। जब ये विलयन में अलग होते हैं Na+ आयन्स और Cl- आयन्स, ये चारों तरफ से पानी के अणु से घेरे हुए होते हैं। यह स्थिति दर्शाने के लिए प्रत्येक आयन के संकेत की दाईं ओर AQ मतलब एक्वस अर्थात जलीय लिखा जाता है। जैसे सोडियम को जब पानी में मिक्स किया जाता है तो उसके आयन्स अलग हो जाते हैं, तो उसके जो आयन्स होते हैं वह पानी से चारों ओर से घिरे हुए होते हैं। तो पानी की स्थिति दर्शाने के लिए या जलीय स्थिति दर्शाने के लिए AQ ये वर्ड यूज किया जाता है। जैसे हम लोग किसी चीज को सॉलिड दर्शाने के लिए S यूज करते हैं, लिक्विड के लिए L यूज करते हैं, गैस के लिए G यूज करते हैं, वैसे ही जलीय स्थिति दर्शाने के लिए हम लोग AQ एक्वस का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अर्नियस का अम्ल तथा क्षारक का सिद्धांत। ईस्वी सन
1887 में स्वीडिश वैज्ञानिक अर्नियस ने अम्ल तथा क्षारक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत में अम्ल तथा क्षारक की परिभाषाएं दी गई। ठीक है, जो अर्नियस थे इन्होंने अम्ल और क्षारक दोनों की परिभाषाएं दी थी। तो इन्होंने जो परिभाषा बताई थी उसके हिसाब से अम्ल का अर्थ होता है ऐसा पदार्थ जिसके पानी में घुलने पर उसके विलयन में H+ आयन, हाइड्रोजन आयन, एकमात्र कटायन बनते हैं। तो अम्ल की इन्होंने ये परिभाषा दी थी अर्नियस ने कि अम्ल ऐसा पदार्थ है जो पानी में घुलने पर H+ आयन्स बनाता है, और जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल। तो जब ये पानी में घुलते हैं, HCl फॉर एग्जांपल, पानी में जब इसका वियोजन होता है तो इस प्रकार से इसका वियोजन होता है H+ आयन्स, और ये है Cl- आयन्स। तो जो अम्ल होते हैं जब किसी भी जलीय विलयन में घुलते हैं तो ये विलयन में H+ आयन्स एकमात्र कैटायन बनाते हैं, ये इनकी पहचान होती है। उसी प्रकार H2SO4 का जब वियोजन होता है तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि H+ आयन्स बनते हैं, और HSO4- जब इसका भी वियोजन होता है तो H+ आयन्स विलयन में बनते हैं। तो हम लोग अम्ल को कैसे पहचानते हैं? जो भी जलीय विलयन में H+ आयन्स का निर्माण करते हैं उन्हें हम लोग अम्ल कहते हैं। जिनके भी जलीय विलयन में और ऐसे पदार्थ जो पानी में घुलने पर उसके विलयन में केवल OH- एकमात्र एनायन बनते हैं उन्हें हम क्षारक कहते हैं, क्षारक या भस्म कहते हैं। तो क्षारक ये होता है जब पानी में घुलते हैं तब विलयन में उनके OH- ये एनायन बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब इनका पानी में वियोजन होता है तो इस प्रकार से OH- आयन्स बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब वियोजन होता है तब इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं OH- आयन्स बनता है। तो अम्ल जो होता है जब पानी में वियोजित होता है तो H+ आयन्स बनाते हैं, और भस्म जो होते हैं जब वो पानी में वियोजित होते हैं तो OH- आयन्स बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग अम्ल तथा क्षारकों का वर्गीकरण देखेंगे। मतलब अम्ल तथा क्षारकों का टाइप्स क्या है हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, एक बार और इसका रिवीजन करेंगे। अम्ल और जो क्षार होते हैं वो दो टाइप में डिवाइड होते हैं, तीव्र और सौम्य। तीव्र मतलब एक तरीके से स्ट्रॉन्ग, और सौम्य मतलब वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक एसिड या वीक बेस। अम्ल तथा क्षारकों के जलीय विलयन में उनका वियोजन किस अनुपात में होता है, उनके अनुसार उनका वर्गीकरण तीव्र तथा सौम्य इन दो प्रकार में किया गया है। तो अम्ल और जो क्षार होते हैं उनके जलीय विलयन में उनका किस प्रकार से वियोजन होता है उसके आधार पर उनका वर्गीकरण तीव्र और सौम्य इसमें किया गया है। पहले देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड या तीव्र अम्ल। तीव्र अम्ल पानी में घुलने पर उसका सबसे पहला तो लगभग संपूर्ण वियोजन हो जाता है, और उसके जलीय विलयन में H+ तथा संबंधित अम्ल के अम्लीय मूलक ये आयन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो जो तीव्र अम्ल होते हैं उनका संपूर्ण वियोजन हो जाता है, और उनके जलीय विलयन में H+ आयन जो होते हैं वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तीव्र अम्ल के एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, ये है तीव्र अम्ल के एग्जाम्पल्स। अब इसके विपरीत सौम्य अम्ल क्या होता है? सौम्य अम्ल जो होता है वह पानी में घुलने पर उसका पूर्ण रूप से वियोजन नहीं होता है। तीव्र अम्ल का जो होता है वो पूर्ण रूप से वियोजन होता है, और सौम्य अम्ल का पूर्ण रूप से वियोजन नहीं होता है। इससे उसके जलीय विलयन में थोड़ी मात्रा में H+ तथा संबंधित अम्ल के अम्लीय मूलक, इन आयनों के साथ ही वियोजन न हुए अम्ल के अणु बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो तीव्र अम्ल में H+ आयन अत्यधिक मात्रा में होते हैं, सौम्य अम्ल में H+ आयन कम मात्रा में होते हैं। और तीव्र अम्ल जो होता है उसका संपूर्ण वियोजन होता है, पूरी तरीके से वियोजित हो जाते हैं, और सौम्य अम्ल जो होता है उसका संपूर्ण वियोजन नहीं होता है।
इसके एग्जाम्पल्स है एसिटिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तीव्र भस्म या तीव्र क्षारक। तीव्र क्षारक पानी में घुलने के बाद इनका भी लगभग संपूर्ण वियोजन हो जाता है, पूरी तरीके से ये वियोजित हो जाते हैं, छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं या बदल जाते हैं, और उसके जलीय विलयन में OH माइनस तथा संबंधित क्षारक के मूलक यही आयन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। और उनके जलीय विलयन में OH माइनस ये जो आयन्स होते हैं ये ज्यादातर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम ऑक्साइड। ये इसके एग्जाम्पल्स है, जो तीव्र भस्म के एग्जाम्पल्स है। सौम्य क्षारक अपोजिट इसके होगा। सौम्य क्षारक पानी में घुलने के बाद उनका संपूर्ण वियोजन नहीं होता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं तीव्र क्षारक का संपूर्ण वियोजन होता है और सौम्य क्षारक का संपूर्ण वियोजन नहीं होता है। उनके जलीय विलयन में कम मात्रा में OH माइनस आयन्स होते हैं। तीव्र भस्म में OH माइनस आयन ज्यादा मात्रा में होते हैं, सौम्य क्षारक में OH माइनस आयन्स कम मात्रा में होते हैं। उदाहरण है अमोनिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे अम्ल और भस्मों की अम्ल या भस्मों की या क्षारकों की सांद्रता। ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया था, इसमें नींबू का रस लिया है दोनों बीकर में, और एक बीकर में क्या किया है, एक बीकर में 10 ml पानी लिया है, दूसरे बीकर में 20 ml पानी लिया है और दो उसका विलयन बनाया हुआ है। तो जब दोनों में नींबू का रस जो लिया है वो सेम क्वांटिटी में लिया है, लेकिन जो पानी की मात्रा है वो अलग अलग ली है। एक में 10 ml लिया है और एक में 20 ml लिया है। तो जब इसको मिलाकर इसका जो विलयन बना है तो दोनों का जो टेस्ट होगा जरूर डिफरेंस होगा, एक थोड़ा ज्यादा खट्टा होगा, एक थोड़ा कम खट्टा होगा। तो ऐसा क्यों होगा? खाद्य पदार्थ का स्वाद उनमें से स्वाद का निर्माण करने वाले घटक पदार्थ कौन से हैं, कौन सा है तथा उनका अनुपात कितना है इस पर निर्भर करता है। उसी प्रकार विलयन के सभी गुणधर्म उसके विलय और विलायक के स्वरूप तथा विलयन में विलय की मात्रा कितनी है इस पर निर्भर करता है। जो विलयन है उसमें विलय की मात्रा कितनी है इस पर निर्भर करता है। यहाँ पे विलय क्या है, यहाँ पे नींबू का रस जो है वो विलय है। विलय की राशि का विलायक की राशि के अनुपात का अर्थ है विलयन में विलय की सांद्रता अधिक होने पर विलय सांद्र होता है और विलय की सांद्रता कम होने पर तनु विलयन होता है। ठीक है, तो विलय में अगर विलायक हम लोगों ने, विलायक यहाँ पर पानी है, विलायक जहां पर हम लोगों ने ज्यादा डाल दिया है उसकी सांद्रता कम हो जाएगी, और जहां पर पानी कम डाला है उसकी सांद्रता अधिक होगी, इसीलिए टेस्ट में डिफरेंस आता है। उसके बाद विलयन का पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये हम लोगों को किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयंस का कितना पावर है या किस स्थिति में उपस्थित है वो दर्शाने के लिए इसका उपयोग होता है। ये आप लोग टेबल देख रहे हैं, टेबल में आप लोग देखेंगे कि तीव्र अम्ल यहाँ से स्टार्ट होता है। तीव्र अम्ल कहाँ तक है, ये तीव्र अम्ल से स्टार्ट होकर लास्ट में सौम्य अम्ल 6.5 तक सौम्य अम्ल हो जाता है। उदासीन जो होता है, उदासीन के लिए पीएच मान होता है 7। तो 0 से 7 के बीच में जितने भी मान होते हैं वो अम्ल को निर्धारित करते हैं। जो 7 होता है वो उदासीन को रिप्रेजेंट करता है, और 7 से लेके 14 के बीच में जो भी मान होते हैं वो भस्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी जो भी पदार्थ है वो अम्लीय है, भास्मिक है या उदासीन है, हम लोग उसके पीएच मान से ज्ञात कर सकते हैं। यदि उसका मान 0 से 7 के बीच में है तो वह अम्लीय प्रकृति का है। यदि उसका मान 7 आता है पीएच पेपर पे या पीएच मान उसका, तो वह उदासीन है। यदि उसका मान 7 से आगे 14 तक आता है तो इसका मतलब वो भास्मिक प्रकृति का है। वैश्विक सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर्स
कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो हम लोगों को बताते हैं पदार्थ के बारे में कि वो कौन सी प्रकृति के हैं। तो आप लोगों ने अपने लैब में देखा होगा पीएच पेपर जो होंगे, वो पेपर का उपयोग करके हम लोग किसी भी पदार्थ की प्रकृति पता कर सकते हैं, वो अम्लीय प्रकृति का है, भास्मिक प्रकृति का है या उदासीन प्रकृति का है। और पीएच ज्ञात करने के लिए सटीक पद्धति के लिए पीएच मापक या पीएच मीटर जो होता है उस विद्युत उपकरण का भी उपयोग किया जाता है। पीएच जो पेपर है उसमें हम लोग कलर में कुछ थोड़ी बहुत एग्जैक्टली हम लोग किसी का पीएच नहीं बता पाएंगे कलर की वजह से। हम लोग 6 बता देंगे, 7 बता देंगे, लेकिन पॉइंट कितना है वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन जब अगर हम लोग पीएच मीटर जो एक विद्युत उपकरण है इसका उपयोग करेंगे तो हम लोग इसके उपयोग से किसी भी पदार्थ का प्रॉपर पीएच मान बता सकते हैं। अम्ल तथा भस्मों की अभिक्रियाएं, मतलब अम्ल तथा भस्म कैसे रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर हम लोग एक रिवीजन लेंगे। उदासीनीकरण, सबसे पहला न्यूट्रलाइजेशन। जब अम्ल और भस्म आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो लवण और पानी बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर HCl और NaOH लिया गया है, इनके बीच में रिएक्शन होकर लवण बनता है NaCl और पानी बनता है। नेक्स्ट, धातुओं के साथ अम्लों की अभिक्रिया कैसे होती है। धातुओं के साथ जब अम्ल रिएक्ट करते हैं तो वो लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं। एग्जाम्पल में मैग्नीशियम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। एग्जाम्पल में मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। थर्ड, धातुओं के ऑक्साइड के साथ अम्लों की अभिक्रिया। धातुओं के ऑक्साइड्स के साथ जब अम्ल अभिक्रिया करते हैं तब वो लवण और पानी बनाते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड्स के साथ क्षारकों की अभिक्रिया। अधातुओं के ऑक्साइड्स के साथ जब क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो उसमें भी वो लवण और पानी बनाते हैं। धातुओं के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट क्षारों के साथ अम्लों की अभिक्रिया। धातुओं के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट क्षारों के साथ जब अम्लों की अभिक्रिया होती है तब वह धातुओं का अन्य लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो अम्ल और भस्म होते हैं वो रिएक्ट करते हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़ा ही है। लवण के 4 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। ये 3 प्रकार होते हैं लवण के। ये कैसे मालूम पड़ता है, किसी जलीय विलयन का पीएच, जैसे किसी लवण का पीएच अगर 7 से कम आता है तो वह अम्लीय प्रकृति का है। अगर किसी का पीएच 7 आता है तो वह जो लवण होगा वो उदासीन प्रकृति का होगा। और किसी जलीय विलयन का पीएच 7 से अधिक आता है, इसका अर्थ है वो क्षारीय प्रकृति का है। नेक्स्ट, ये आप लोगों के बुक में एक एक्सपेरिमेंट था कैलाशी जल को लेकर। इसके लिए आपके बुक में जो प्रयोग दिया गया है, इस प्रयोग में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए गए हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लेकर उसको गर्म करते हैं। जैसे गर्म करते हैं तो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो धीरे धीरे गायब हो जाता है और वह सफेद रंग का हो जाता है। इसके कलर में जो चेंजेस आते हैं, ये पानी के और कलर में चेंजेस आते हैं और हम लोग देखते हैं कि पानी की जो वाफ होती है वो इसमें से वाष्प जो बाहर निकलती है, जबकि हम लोगों ने इसमें पानी नहीं डाला होता, फिर भी उसमें से वाष्प जो होती है वो बाहर निकलती है। तो ये जो जलवाष्प या वाष्प बाहर निकलती है इसे ही हम लोग कैलासन जल कहते हैं। कैलासन जल जो होता है वो कैलाश की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, जब ये कैलासन जल उड़ जाता है तब इसका जो कलर होता है वो इस प्रकार से चेंज हो जाता है। आयनिक यौगिकों की विद्युत चालकता। हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने पढ़ा ही है। आयनिक यौगिकों के विलयन में जब विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो हम लोग देखते हैं, ये वाला एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने देखा था कि बल्ब कब जलेगा। बल्ब तभी जलता है जब बल्ब से विद्युत धारा प्रवाह जाता है, तभी वह जलता है। जब विद्युत परिपथ पूर्ण होगा
तभी बल्ब जलेगा, तभी ये संभव है। इस कृति में आप लोग NaCl, कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलग अलग विलयन लेके इस प्रकार का आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिससे हम लोग आयनिक यौगिकों की विद्युत चालकता का पता कर सकते हैं। आयनों का विचरण तथा विद्युत चालकत्व। जब हम लोग किसी भी आयनिक यौगिक में विद्युत धारा प्रवाह करते हैं, उसके कारण उनके कणों को जो गतिशीलता मिलती है, उस गतिशीलता के कारण विलयन के जो धन आवेशित आयन होते हैं वो ऋण अग्र की ओर आकर्षित होते हैं, और जो ऋण अग्र की दिशा में प्रवाहित होते हैं। इसके विपरीत जो ऋण आवेशित आयन होते हैं वो धन अग्र की ओर प्रवाहित करते हैं। विलयन के आयनों का संबंधित विद्युत अग्र की दिशा में प्रवाहित होने का अर्थ है विलयन में विद्युत प्रवाहित होना। जब भी हम लोग आयनिक यौगिकों के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो आप लोग देखेंगे जो धन आयन है वो ऋण की तरफ आकर्षित होंगे, और ऋण जो है वो धन आयन की ओर आकर्षित होंगे। विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन का अर्थ है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी भी रासायनिक यौगिक को विद्युत धारा को किसी भी रासायनिक यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके रासायनिक बंध को तोड़ा जाता है। ये एग्जाम्पल के लिए कॉपर सल्फेट का उपयोग किया गया था, जिसमें हम लोग देखेंगे ऋणाग्र पर हम लोग देखेंगे जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, कॉपर आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर बनाता है, और धनाग्र पर जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कॉपर आयंस बनाता है। वैसे पानी का विद्युत अपघटन, पानी के भी विद्युत अपघटन में दोनों जो उसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं वो दोनों अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से ऋणाग्र पर H2 बनेगा और धनाग्र पर O2 बनेगा। तो इस प्रकार से इसके भी विद्युत अपघटन में ये जो दो रासायनिक जो इनके बंध होते हैं वो विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण टूट जाते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने जो हमारा 5वां पार्ट था अम्ल, भस्म और क्षारक, इसके कुछ कुछ मेन टॉपिक्स थे, उसका एक बार रिवीजन किया है। आप लोगों को अगर कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो 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 सर। हाँ हाँ मिस, एक रेज हैंड है, आप उसका डाउट क्लियर कर दीजिए। हाँ पूछो बेटा। यस टीचर, लिटमस कागज मतलब? लिटमस पेपर ये होता है बेटा, एक सूचक होता है। जैसे हम लोग जब आप लोग रोड क्रॉस करते हैं तो आप लोगों को सिग्नल्स दिखता है, तो आपको मालूम पड़ता है रोड क्रॉस करना है नहीं करना है, आपको सिग्नल्स दिखता है। वैसे ही जो लिटमस पेपर होता है वो एक सूचक होता है, वो हम लोगों को किसी भी पदार्थ की प्रकृति बताता है कि वो अम्लीय है, धात्मिक है या क्या है। ठीक है, अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर है तो जब हम लोग उसको ब्लू कलर के लिटमस पेपर को किसी विलियन में डालते हैं, अगर उसका कलर चेंज हो गया, रेड हो गया, तो इसका मतलब वो जो विलियन है वो अम्लीय प्रकृति का है। अगर उसका कलर नहीं चेंज हुआ, वो ब्लू का ब्लू है, इसका मतलब वह धात्मिक प्रकृति का है। तो एक तरीके से ये हम लोगों को, क्योंकि आप हम लोग हर चीज को टेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपके सामने अगर 10 विलियन में रखूं, आप 10 चीज टेस्ट करके नहीं बताऊंगा ना कि ये खट्टा है तो मतलब अम्ल है, कसैला है तो मतलब भस्म है। हम लोग हर चीज को नहीं टेस्ट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इस सूचक का उपयोग करते हैं। हेलो हेलो टीचर। हाँ टीचर बल्ब का जो बताया थी अभी, उसका सेक्शन वाला बल्ब वाला दिखा बता दिए। कौन सा बल्ब वाला एक्सपेरिमेंट? बल्ब, हाँ। अच्छा एक मिनट।
ये वाला एक्सपेरिमेंट क्या, ये वाला? हेलो हेलो। अच्छा देखो, ये वाले एक्सपेरिमेंट में क्या है, ये वाले एक्सपेरिमेंट में हम लोग आयनिक यौगिकों की जांच कर रहे हैं कि आयनिक यौगिकों में विद्युत धारा का प्रवाह होता है कि नहीं। तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है कि नहीं, इसके लिए हम लोगों ने बीच में एक बल्ब लगाया हुआ है। अगर बल्ब जलेगा तो इसका मतलब है कि आयनिक में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। अगर बल्ब नहीं जलेगा, इसका मतलब है आयनिक यौगिकों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो इसमें हम लोग अलग अलग आयनिक यौगिक लेके हम लोगों को ये विलयन में हम लोगों को ये एक्सपेरिमेंट ट्राई करना है। कुछ और डाउट है किसी को? किसी के रेज हैंड नहीं है मिस, आप लास्ट स्टेटमेंट दे दीजिए और क्लास एंड कर दीजिए। ओके, तो बच्चों आज हम लोगों ने हमारा जो 5th चैप्टर है अम्ल, क्षारक तथा लवण, इस पार्ट का आज हम लोगों ने पुनरावर्तन किया, जिसमें हम लोगों ने अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, लवण क्या होता है, इसके बारे में सीखा। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, अर्नियस का अम्ल तथा क्षारक सिद्धांत सीखा। विलयन का पीएच क्या होता है ये सीखा। अम्ल तथा क्षारक का पीएच सीखा। अम्ल तथा क्षारक की सांद्रता देखी। तो इस प्रकार के हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी इसमें आज सीखा। आप लोगों ने क्लास ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए धन्यवाद।